नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आज रण क्षेत्र में कोई राजनीतिक बहस मुबाहिस नहीं होगी। आज दरअसल बात होने वाली है वैश्विक मंच पर बढ़ते भारत के कद की, और खास तौर से जिस तरीके से खालिस्तान भारत के लिए नासूर बनता जा रहा है। G7 में भारत की उपस्थिति, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रधानमंत्री की उपस्थिति और प्रधानमंत्री मोदी का वो प्लान G7 क्या है जो खालिस्तान का पूरा खात्मा करेगा। आज इसी पर करने वाले हैं हम बड़ी बहस। हमारे साथ कुछ खास मेहमान थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इटली पहुंचे हुए हैं तो परिस्थितियां काफी हद तक बदली हुई हैं, क्योंकि G7 में भारत एक तरफ आउटरीच सत्र में के सेशन में भाग लेने वाला है, और इसके साथ साथ 4 बड़े देशों के, चमकते विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ किस तरीके से उनकी केमिस्ट्री नजर आई, गले से मिलते हुए दोनों नजर आए हैं। बेहद महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। खास तौर पर दूसरी तरफ हमने देखा कि जिस तरीके से जेलेंस्की से मुलाकात हुई, गले लगाया भारतीय प्रधानमंत्री ने, और स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया कि भारत बुद्ध का देश है, युद्ध का नहीं है। तटस्थ भाव शुरू से ही भारत की तरफ से रखा गया है, लेकिन अब नजर दरअसल खालिस्तान को लेकर भारत के उस प्लान पर है जो खालिस्तान का समूल विनाश करेगी, नाश करेगी। कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत पन्नू का मुद्दा उठाया जा सकता है, लेकिन इस बार भी भारत पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ा हुआ है। भारत इस पर अमेरिका को जवाब देने वाला है, और वो भी दो टूक जवाब होगा। इसके साथ ही साथ जस्टिन ट्रूडो से जब मुलाकात होगी, हालांकि कोई बायलैटरल टॉक नहीं होने वाली है, लेकिन निश्चित रूप से जो मुलाकात होगी उसमें खालिस्तान का मुद्दा संपूर्ण रूप से प्राथमिकता लेता हुआ नजर आएगा। क्या है प्लान, किस तरीके से खालिस्तान का समूल नाश करने का एक बड़ा प्लान मोदी की तरफ से तैयार कर लिया गया है। वैश्विक मंच पर इस मुद्दे की होगी कितनी धमक, इसी पर करें चर्चा। उससे पहले आइए देख लीजिए वो खास रिपोर्ट जो ये बता रही है कि कैसे खालिस्तान को खत्म करने के लिए मोदी ने तैयार कर लिया है प्लान G7। G7 का खुला वैश्विक मंच, दुनिया के 7 शक्तिशाली देशों के नेताओं की मौजूदगी, और नेताओं के इसी वैश्विक सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के सामने होंगे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। वो जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा में छिपे अपने खालिस्तानी आकाओं को खुश करने के लिए बीते G20 शिखर सम्मेलन में भारत से नाराज चल रहे थे, जिन्होंने कनाडा में अपने खालिस्तानी वोट बैंक को साधने के चक्कर में ना तो G20 के द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया और ना ही किसी समारोह में ही भाग लिया। कनाडा में अपनी खालिस्तानी समर्थन वाली कुर्सी को बचाने के लिए उस समय जस्टिन ट्रूडो रात्रि भोज में भी शामिल नहीं हुए थे, और अपने हठ में प्रधानमंत्री मोदी से अलग से बातचीत की थी। यही नहीं, कनाडा वापस लौटने के बाद अपने चहेते खालिस्तानियों के सुर में सुर मिलाते हुए जस्टिन ट्रूडो ने भारत विरोधी राग अलापना शुरू कर दिए थे। लेकिन एक बार फिर G7 के वैश्विक मंच पर जस्टिन ट्रूडो का प्रधानमंत्री मोदी से सामना होने वाला है, लेकिन इस बार भारत का कनाडा के प्रति नरम रुख दिखने वाला नहीं होगा, क्योंकि इस बार भारत जस्टिन ट्रूडो के सामने उनके देश में चल रही भारत विरोधी खालिस्तानी गतिविधियों का मुद्दा उठाने वाला है, जिसके बारे में भारतीय विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि G7 में कनाडा के साथ भारत का मुख्य मुद्दा कनाडा में कट्टरपंथ और हिंसा की वकालत करने वाले भारत विरोधी तत्वों को राजनीतिक पनाह देने को लेकर, यानी इस बार प्रधानमंत्री मोदी खालिस्तान को खत्म करने के अपने नए प्लान के साथ जस्टिन ट्रूडो को मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है, जिससे इस बार कनाडा का भारत विरोधी खालिस्तानी प्रेम विश्व पटल पर उजागर होने वाला है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का यह G7 प्लान कनाडा में छिपे उन खालिस्तानियों की भी नींद उड़ा सकता है जो सालों से अपनी भारत विरोधी मांग को लेकर भारत और कनाडा के आपसी रिश्तों के दुश्मन बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन मिश्र। तो भारत ने स्पष्ट रूप से अपना रुख दिखा दिया है कि खालिस्तान को लेकर जो अपना प्लान है
वो पूरी तरह से उसे अमली जामा पहनाएगा, कनाडा के सामने अपनी बातें रखेगा, भारत विरोधी तत्वों को कहीं पर भी विश्व में किसी भी मंच पर और विश्व में कहीं पर भी भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा। समावेशी विकास तभी संभव है, भारत पहले भी कह चुका है कई मंचों से, G20 के मंच से भी भारत ने कहा था कि समावेशी विकास तभी संभव है जब हम इस्लामिक आतंकवाद और खालिस्तान दोनों का समूल नाश करते हुए विकास की नई परिपाटी खींचेंगे। इस बार भी क्या भारत का एक महत्वपूर्ण प्लान नया रंग लेकर आएगा, नया आयाम लेकर आएगा? इसी पर हम चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल AK श्रीवास्तव। जय हिंद सर। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में कर्नल JS सोढ़ी साहब भी जुड़े हुए हैं, स्वागत है। जय हिंद सर। हमारे साथ इस वक्त विदेश मामलों के जानकार VS निगम साहब भी इस चर्चा का हिस्सा है, फॉर्मर डिप्लोमेट भी हैं, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट डॉक्टर AS बहल जी भी इस चर्चा में शामिल हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। मैं AK श्रीवास्तव के साथ शुरुआत कर रही हूँ। श्रीवास्तव, सीधे तौर पर अगर देखें, जब हम G7 की बात करते हैं तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिसमें समावेशी विकास देखा जाता है, जिसमें जो चैलेंजेस हैं ग्लोबल साउथ के, उन चैलेंजेस की बात होती है। लेकिन इसी ग्लोबल साउथ में सबसे बड़ा चैलेंज अगर भारत के लिहाज से देखें तो खालिस्तान का मुद्दा है। और खालिस्तान को लेकर आपको लग रहा है कि भारत एक नई रणनीति के साथ, एक नई तैयारी के साथ दुनिया के इस मंच पर एक बड़ा संदेश देता हुआ नजर आएगा? डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिसकी सबसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, जो अमेरिका भी है, उसके बाद कनाडा है, UK है, फिर फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और जापान है। और ऐसे में ये पहले G8 होता था, क्योंकि रशिया इसमें से निकाल दिया। तो जब इनकी इकोनॉमी देखें तो 3 कंट्रीज ही हैं जो जिनकी इकोनॉमी भारत से बड़ी है, जिसके अंदर एक तो US है, जापान और जर्मनी। बाकी जो 4 देश हैं उनकी इकोनॉमी भारत से कमजोर है, भारत से काफी कम है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया कि अभी G8 होना चाहिए और जो भारत उसका हिस्सा होना चाहिए। अब जो बात आपने बताई कि जहां तक जो कनाडा में एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ते जा रहे हैं, और ये भी सच्चाई है कि जो जस्टिन ट्रूडो हैं उनके प्रेसिडेंट, वो अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि वो उनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, तो उन्होंने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो जगमीत सिंह की है उसकी मदद लेने के लिए वो काफी मदद देते हैं उनको, जो कि खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा देते हैं। तो ये भारत अब उसको मानने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं उंगली भी उठी थी भारत की तरफ कि हरदीप सिंह निज्जर को जो मारा गया था, इसमें भारत की कोई इन्वॉल्वमेंट है, जो हमने प्रूव कर दिया बियॉन्ड डाउट कनाडा में कि आपके पास कोई एविडेंस है तो दें, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्योंकि कोई एविडेंस तो था ही नहीं कनाडा के पास, तो उसने देने का कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब यह है कि जो मोदी 3.0 है, इसके अंदर जो अब सख्ती से पेश आया जाएगा कनाडा के साथ कि आप जो एंटी इंडिया एक्टिविटी करा रहे हैं, स्पेशली कुछ पार्ट्स में कनाडा के, उसको बंद करें, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो दोनों देशों के हित के लिए बरखलाफ है, चाहे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या बाकी दूसरे व्यापार। मुझे लगता है साफ सुथरे शब्दों में अब बताया जाएगा जस्टिन ट्रूडो को, प्रधानमंत्री मोदी से। और यही नहीं, बात अमेरिका से भी होगी, बात जो है जो बाइडेन प्रेसिडेंट से भी होगी, और इसके साथ ऋषि सुनक से भी बात हो चुकी है। इन सभी देशों के अंदर अगर आप देखें, चंद एक समय से एंटी इंडिया सेंटीमेंट, स्पेशली खालिस्तान मूवमेंट में बढ़ावा आया है। तो इसके बारे में मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी इन सबसे मिलेंगे और ये बात बताएंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और भी है कि हमारा जो ट्रेड है वो भी अब इनके साथ बायलैटरल बातें होंगी, ट्रेड के बारे में बातें होंगी। चाहे आप किसी भी देश को देख लें, अमेरिका को देख लें, उसके साथ बढ़ावा होने के लिए UK के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, वो अभी तक हुआ नहीं है। यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है। और मुझे लगता है कि जापान जैसे देश, जो फूमियो किशिदा प्राइम मिनिस्टर, उनसे भी बातचीत होगी। ओवरऑल ये विजिट जो है बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अपनी 3rd टर्म में ये पहली बार उनको चांस मिलेगा कि ये जो 7 बड़े इंपॉर्टेंट
इकोनॉमी है उनके लीडर से मिलें और बाकी जो भी इनवाइटीज आए हैं उनसे भी बातचीत करें। बातचीत बहुत महत्वपूर्ण होगी और एस बहल साहब आपके पास आ रही हूँ। देखिए, बातचीत महत्वपूर्ण होगी, लेकिन बातचीत महत्वपूर्ण इन बातों के दौर में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है खालिस्तान का मुद्दा, जिस पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि G7 को लेकर बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, समावेशी विकास की बात हो रही है, किस तरीके से कंपैटिबिलिटी बनाकर चला जाए, ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत की मौजूदगी है। लेकिन इन सब के बीच में भारत ने हर वैश्विक मंच पर एक मुद्दे पर अपनी स्पष्टता रखी है और वो है आतंकवाद और खालिस्तान। जो एंटी टेररिस्ट मूवमेंट जो दुनिया भर में होती है, जिस तरीके से जैसा कि अभी सिवात सर भी कह रहे थे कि कनाडा में जिस तरीके से एंटी इंडिया इमोशंस है वो सामने आते हैं, ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि हर मंच पर भारत मजबूती के साथ इस बात को रखे कि भारत विरोधी तत्व या भारत विरोधी गतिविधियां किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, और जिन भी देशों में या जिन भी मंचों पर ऐसा समर्थन मिलता है वो भूल जाए कि भारत उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। एस बहल साहब। लावनी जी, बहुत ही अच्छा निष्कर्ष आपने दिया और बहुत ही अच्छी तरीके से हम सबको एक्सप्लेन भी किया। वो चीज जो मेरे को बोलनी चाहिए वो आप ही ने बोल दी है। लेकिन साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि G7 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंच है। 50% विश्व की इकोनॉमी के 7 देश वहां पे हैं, इतना पावरफुल है, जिसमें से 43% जो है वो सिर्फ यूएस का है कंट्रीब्यूशन। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट फोरम जो है वो यूएस है, सबसे इंपॉर्टेंट देश जो है वो यूएस है। और जितनी भी नीतियां, चाहे वो आर्थिक हैं या जियोपॉलिटिकल, इन 2 चीजों के लिए G7 की मीटिंग होती है। तो वो सारी की सारी नीतियों का डिस्कशन में जो लीड लेता है वो है अमेरिका। अब भारत जो कि 5वीं सबसे बड़ी शक्ति है आज, आर्थिक शक्ति, और 3री सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है जीडीपी पर कैपिटा इनकम पे। तो उस वजह से भारत को हमेशा इनवाइट किया जाता है। अब देखिए, मोदी जी का ये 5वां विजिट है G7 के अंदर, और इसके अंदर बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं जो द्विपक्षीय वार्तालाप होता है, जो 2 देशों के साथ होता है, और यहीं पे आके मोदी जी उनका मोल्ड कर सकते हैं ओपिनियन आतंकवाद और खालिस्तान का इशू, जो कनाडा और अमेरिका के लिए, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बहुत ही प्रचलित है। आप देखिए, भारत के अंदर उतना प्रचलित नहीं है जितना अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका कनाडा के अंदर है। तो यहाँ पे आके ट्रूडो को कितना समझा पाएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन अगर वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बिडेन को कन्विंस करते हैं कि आप हमारे जो एम्बेसीज हैं उनके ऊपर या हमारे डिप्लोमेट्स के ऊपर या भारत के अगेंस्ट जो आतंकवाद खालिस्तानी एलिमेंट्स जो पाकिस्तान सपोर्टेड है वो कर रहे हैं, तो उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए आपका भी हमारे को रोल चाहिए, सपोर्ट चाहिए और हिस्सा चाहिए। और कनाडा को भी बहुत क्लियरली बता सकते हैं ट्रूडो को कि देखिए, ये नीतियों से उनको बाहर निकलना पड़ेगा, उनका पॉलिटिकल सपोर्ट जो उनको उन एलिमेंट से मिलता है उससे दूर हटके विश्व शांति और 2 देशों के बीच में जो रिलेशंस होने चाहिए जिसमें आतंकवाद का कोई भी एक जो मेजर पॉइंट है, आपने कहा कि यूएस को सबसे ज्यादा इस पर इंपॉर्टेंस देते हुए उनको आगे आना होगा कि इस तरीके के जो तत्व हैं उन पर लगाम लगे। लेकिन यहाँ पर हम यूएस से उम्मीद करें तो करें कैसे? यहाँ गुरुपंत मत पन्नू को लेकर यह कहा जा रहा है कि अभी से ही उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो इस मुद्दे को उठाएंगे, हत्या की साजिश रची गई, भारत का हाथ, ये तमाम बातें अभी से हो गई। तो जिसने अपनी जो सोच है वो स्पष्ट अगर कर दी है तो उसके साथ क्या हम उम्मीद कर पाएंगे वो कंपैटिबिलिटी बनाने की जिसकी उम्मीद आप भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी चीज बोली आपने। अब देखिए, हम अपने फ्रेंड्स तो चूज कर सकते हैं लेकिन हमारे नेबर्स चूज नहीं कर सकते, और नेबर्स में एक पाकिस्तान नेबर है जो कि खालिस्तान को न केवल अपने देश में सपोर्ट करता है, फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, बट यूएस कनाडा में भी सपोर्ट करता है और उनका बहुत बड़ा रोल है। तो अगर हमें अमेरिका को उस दिशा से अलग लेके जाना है तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना पड़ेगा, और आप सब जानते हैं कि मोदी जी जैसा स्ट्रॉन्ग लीडर वो अगर वो नहीं बना पाएंगे तो और कोई भी नहीं बना सकता है ये प्रेशर। डिप्लोमेटिक इक्वेशन बनाने होंगे बीएस निगम साहब, क्योंकि जरूरत है भारत विरोधी तत्वों के समूल नाश की। देखिए, भारत तो निश्चित रूप से इसी अप्रोच को लेकर चलेगा कि खालिस्तान समर्थन जो है कनाडा बंद करे, क्यों कनाडा की वजह से ही यूएस करता है और उनका आपस में ऐसा एक रिश्ता है बना हुआ
कि वो एक दूसरे की फॉरेन पॉलिसी में भी काफी कुछ सहमति उनमें दिखाई देती है। लेकिन अब जो G7 समिट जो हो रही है, इसके मुद्दे केवल ये नहीं रहने वाले, क्योंकि इस वार में दुनिया के सामने जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है और इसमें जो हमारी सप्लाई चेन अफेक्ट हुई है, दुनिया का हर आदमी इससे अफेक्ट हुआ है, हमारी फूड सिक्योरिटी की समस्या खड़ी हो गई है, तो ये मुद्दे भी बहुत बड़े होने वाले हैं। दूसरा, इस युद्ध को कैसे खत्म किया जाए, वरना ये युद्ध एक न्यूक्लियर युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, ये खतरे पर भी चर्चा होने वाली है। और वहां जेलेंस्की का होना इस बात का सबूत है कि फोकस में वो रहने वाले हैं। ठीक है, हम तो अपनी तरफ से करेंगे जो हमारे मुद्दे हैं, और मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री ट्रूडो से मिलेंगे, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। कोई बायलैटरल टॉक नहीं है, ये भी एक मैसेज है, कोई बायलैटरल टॉक कनाडा के साथ नहीं है। हालांकि ये जरूर अब खबरें आ रही है कि एक फोटो अपॉर्चुनिटी होगी जिसमें एक फॉर्मल मीट हो सकती है, लेकिन खास तौर पर जो मुलाकात होती है बायलैटरल टॉक के रूप में किसी भी तरीके की बातचीत से भारत का इंकार है, और ये भी एक मैसेज है। इनमें जो मेंबर हैं, बहुत सारे लोगों के लिए तो ये फेयरवेल पार्टी भी है, क्योंकि सबकी अपने अपने देशों में इतनी रेटिंग डाउन है कि अगली बार इनके दर्शन होने वाले नहीं है। हाँ, इटली की जरूर प्रधानमंत्री हैं जो एक मजबूत होकर के उभर के आई हैं, तो उन्हें छोड़ दें और हमारे मोदी जी को छोड़ दें, जो भी तो स्पेशल इन्वाइटी हैं, है ना। अगली बार क्या स्थिति होगी नोबडी नोज़, है ना। तो इसमें तो ये फेयरवेल मुझे लगता है बहुत सारे जो ये आए हुए प्रधानमंत्री या जो हेड्स आए हुए हैं, ठीक है, इसलिए ये बात जो करेंगे जी, ये यानी कि ये जो बात करेंगे उनका कितना असर होगा, वो आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे इस पर निर्भर करता है। लेकिन इन सब के बीच JS सोनी साहब आपके पास आ रही हूँ। देखिए, इतना तो जरूर है कि भारत जब भी किसी मंच पर जाता है, और खासतौर से वैश्विक मंच की जब हम बात करते हैं, इन 10 सालों में भारत ने एक अलग तस्वीर प्रस्तुत की है। भारत अपनी बात को जब रखता है तो बेहद गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ रखता है। चाहे G20 की बात हो, जो अब अगर देखें तो ऑफिशियली G21 हो चुका है अफ्रीकन कंट्रीज के आने के बाद से, तो अगर G20 में जो बात हुई थी उस बात को G7 में भी भारत की तरफ से रखा जाता है। दोनों के बीच में कंपैटिबल नतीजों में तभी परिणत होगा, दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी से नतीजे तभी संभव हो सकेंगे जब इस मंच पर एक सुर में भारत की बात को एक्सेप्ट किया जाए। जस्टिन ट्रूडो पहले भी अपना एक जो रवैया है वो G20 में दिखा चुके थे। आज भारत एक बार फिर से उनके सामने उसी मुद्दे को उठाएगा। क्या इस बार नरम रुख हो सकता है जस्टिन ट्रूडो का? जय हिंद लावनी जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। आज से 5-7 साल पहले तक भारत विरोधी गतिविधियां गरीब देशों में होती थी, जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। लेकिन पिछले 5-7 साल से हम देख रहे हैं कि ये जो विकसित देश हैं और उनमें से अधिकतर ये G7 के सदस्य हैं, इन विकसित देशों में भारत विरोधी गतिविधियां पिछले 5-7 साल में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अगर हम G7 सदस्य देश देखें, उसमें से जापान को छोड़ के बाकी सारे 6 देशों में भारत विरोधी गतिविधियां ने पिछले 5-7 साल में बहुत ज्यादा छलांग लगाई है। ये वक्त आ चुका है क्योंकि अब भारत एक सक्षम देश है, एक शक्तिशाली देश है। मोदी जी तीसरी बार ऐतिहासिक तौर पे चुने जा चुके हैं भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे। अब यह वक्त है कि जब भारत को साफ करना चाहिए इन विकसित देशों को, जो ये G7 के सदस्य हैं जापान को छोड़ के, कि या तो वो हमारे दोस्त हैं या वो हमारे दोस्त नहीं हैं। लावनी जी, ये चीज नहीं हो सकती कि कोई मेरे साथ अच्छी दोस्ती करे और मेरे घर के सदस्यों पे वार करे। यही चीज हम देख रहे हैं, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूनाइटेड किंगडम हो। वो ऊपर से तो मीठी मीठी बातें करते हैं हमारे साथ, लेकिन जब वक्त आता है इन खालिस्तानियों पे या ये भारत विरोधी लोगों पे एक्शन लेने का, तब इनमें से कोई भी एक्शन नहीं लेता है। तो उन्हें साफ करनी चाहिए कि उनका रुख क्या, उनका रवैया क्या है, या वो हमारे मित्र हैं या वो हमारे मित्र नहीं है। क्योंकि आज भारत को किसी देश की जरूरत नहीं है जितने इन देशों को भारत की जरूरत है। और अब यह वक्त आ चुका है क्योंकि भारत ने बहुत ज्यादा सफर किया, चाहे पंजाब में आतंकवाद था, चाहे जम्मू कश्मीर में 35 साल से लगातार आतंकवाद चल रहा है। हमने बहुत सफर किया, हमारे हजारों सैनिक और नागरिक मारे जा चुके हैं, करोड़ों की संपत्ति। आ चुका है हमें एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने का और इन सारे देशों से पूछने का, अगर आप हमारे सच्चे मित्र हैं
तो आप अपनी धरती पे भारत विरोधी कोई भी गतिविधि होने नहीं देंगे। बिल्कुल, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की जरूरत है श्रीवास्तव। लेकिन यहाँ पर देखिए, जस्टिन ट्रूडो की हमने बात की और अमेरिका की हमने बात की, जैसा कि एस बहल साहब कह भी रहे थे। लेकिन सवाल मेरा उस वक्त भी यही था कि करेंगे हम कैसे, उम्मीद कैसे करें, क्योंकि कहते हैं ना कि यहाँ पर चाहे अमेरिका की बात हो तो अमेरिका हमेशा से देखता आया है, अमेरिकी फर्स्ट की नीति के साथ चलता है। भारत ने 10 सालों में ये नीति अपना ली है, इंडिया फर्स्ट। लेकिन इन सब के बीच में चुनौती इसलिए बढ़ जाती है जस्टिन ट्रूडो के लिहाज से। अगर देखें, आप लोगों को याद होगा, अगर मैं गलत होंगी तो आप में से हमारे जो पैनलिस्ट कोई भी मुझे करेक्ट जरूर कीजिएगा। 1 महीने पहले की बात है जब जस्टिन ट्रूडो एक ऐसे सम्मेलन में गए थे जहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और उनकी चुप्पी थी। वहां पर उन्होंने स्पष्ट रूप से उस मौन के साथ बता दिया था कि वो खालिस्तान का विरोध नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक मजबूरी है। फिर से चुनाव होना है, जस्टिन ट्रूडो की राजनीतिक मजबूरी क्या खालिस्तान के मसले को हल्का कर देगी? सिवात सर। बिल्कुल, देखो ये समझना पड़ेगा कि कनाडा में जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है खालिस्तान मूवमेंट पे। यही नहीं, जस्टिन ट्रूडो के जो फादर थे वो भी इन्वॉल्व थे, वो भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट थे खालिस्तानी पे। और इनकी प्रॉब्लम क्या है कि इनकी अभी जो जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट है एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट, और इन्होंने जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जगमीत सिंह है उससे सपोर्ट ले रखी। और जो जगमीत सिंह है वो एक प्रकार सिंपथाइजर हैं, खालिस्तान मूवमेंट के एक्टिविस्ट हैं, और इसके कारण ये हरदम एंटी इंडिया स्टांस लेते हैं, खालिस्तान के पक्ष में बातें करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इनकी गवर्नमेंट गिर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाले समय में भी होगा, क्योंकि जो वहां पर सिख की पॉपुलेशन है, जो कि एक प्रकार कुछ एक ऐसे हैं जो कि 18 से 19 सिलेक्टेड हो रखे हैं, वो न्यू जगमीत सिंह की पार्टी में, तो उनका इंपैक्ट काफी कुछ हो गया अभी कनाडा में। तो अभी अगर हमने कनाडा को हैंडल करना है तो हमें कनाडा की जो गवर्नमेंट है उसको साफ सुथरे शब्दों में बताना है। अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहते हैं और आप चाहते हैं कि खालिस्तान मूवमेंट को भी बढ़ावा दें तो ये नहीं चलेगा, या आप हमारे से और बाकी जो रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते हैं, ये बात में दम है कि भारत को कनाडा की जरूरत है, मगर कनाडा को भारत से ज्यादा जरूरत है। तो ये सच्चाई है, आपको इसकी कॉस्ट बनानी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं आपको ये बताना पड़ेगा, अगर आप एंटी इंडिया एक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं कनाडा में तो फिर भारत के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते। और मुझे लगता है ये एक इम्पैक्ट होगा, और यही आपको अमेरिका से करना है, क्योंकि अमेरिका में भी अब ये जो बाइडेन के इलेक्शन होने वाले हैं इसका भी इम्पैक्ट है, किस प्रकार से एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़े हैं, खालिस्तान मूवमेंट बढ़ी है, उसको क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके ऊपर क्यों सॉफ्ट है अमेरिका की गवर्नमेंट, उन पर क्यों नहीं एक्शन लिया। भारत बड़े जोरों से बोलता है कि अब खालिस्तानी एक्टिविटी हुई, हमारे एम्बेसडर के अगेंस्ट ये कार्रवाई हुई, क्यों नहीं ये गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते। मुझे लगता है ये समय आ गया। और जब बात आती है जीएस पनून की कि उनके मारने के अंदर भारत के इन्वॉल्वमेंट थी, तो वो भी समझना चाहिए अमेरिका को, अमेरिका कौन सा दूध का धुआं है। जब भी उसने ओस्मा बिन लादेन को मारा, उसने एक प्रकार से काबुल के अंदर अल जौहरी को मारा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं सर, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन इन सब के बीच देखिए, हम अगर अमेरिका के इतिहास की बात करेंगे तो अमेरिका के साथ मैंने कहा ना कि अमेरिका आंख मिचोली खेलता है। जब अपनी बात आती है तो सिक्के का एक पहलू होता है और दूसरे की बात आती है तो सिक्के का दूसरा पहलू हो जाता है। लेकिन डॉक्टर बहल, महत्वपूर्ण यह है कि चुनौती अगर कनाडा और अमेरिका के सामने भारत रखने वाला है तो भारत के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि उन देशों से बात की जा रही है जहां पर चुनाव होने हैं, उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात हो रही है जिनकी रेटिंग्स बहुत कम है। आने वाले चुनावों में उनका चयन होगा भी या नहीं होगा, ये महत्वपूर्ण है। ऐसे में जिन नतीजों की उम्मीद हम कर रहे हैं, क्या वो नतीजे हमें मिल पाएंगे? डॉक्टर बहल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूं, आप ऐसे इंसाइटफुल क्वेश्चन पूछती हैं जो प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू सर। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ ये कहूंगा कि जो ये मीटिंग हो रही है G7, इसमें ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज, आर्थिक इश्यूज और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे ज्यादातर वार्तालाप होती है। इस समय अमेरिका ओवर एक्सटेंड हो चुका है, और जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज वर्ल्ड को फेस कर रहे हैं वो है रशिया यूक्रेन की युद्ध, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट और चीन का बढ़ता हुआ दबाव जो साउथ चाइना सी से लेकर अब मिडिल ईस्ट तक पहुंच चुका है। तो अगर अमेरिका जो इस समय ओवर एक्सटेंड हो रहा है उसकी प्रायोरिटी खालिस्तान नहीं है,
उसकी प्रायोरिटी जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं जो ग्लोबल लेवल पे हैं। और यहीं पे आके क्योंकि जो द्विपक्षीय वार्तालाप होगी खासकर जो बिडेन साहब के साथ, वहां पे हमारे प्रधानमंत्री को हमारी अपनी नेशनल सिक्योरिटी और जो हमारे इंटरेस्ट के ऊपर घात लगाते हैं ऐसे एलिमेंट्स, उसको बहुत क्लियरली बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो इस इशू को क्लियरली एक्सप्रेस करेंगे तभी शायद वो हमारी सुनेंगे बात। और ये हो सकता है कि इस बार की G7 मीटिंग में ये सॉल्यूशन ना मिले, लेकिन आगे जाके जैसे आपने कहा इलेक्शन आ रहे हैं और मुझे खुद नहीं लगता कि बिडेन साहब शायद री इलेक्ट हो, ये मुझे भी नहीं लगता। तो अगर उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग जा रही है नीचे तो ये एक स्टेप हो सकता है इस समय, जो आगे आने वाले समय में इसको बेस रखते हुए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम कर सकते हैं क्योंकि बेस कहते हैं, जैसा कि बेल साहब कह रहे हैं, नींव अगर मजबूत होती है तो इमारत बहुत मजबूत होती है। लेकिन बीएस साहब, यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि नींव मजबूत रखने के लिए कहते हैं ना कि जिस गारे का हम इस्तेमाल करें उसमें ताकत होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ है उसमें वो ताकत है। पहले से ही बहुत सारे स्टेटमेंट आ चुके हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये देखना होगा कि भारत की तरफ दुनिया इस लिहाज से देख रही है कि भारत ने हमेशा से शांति का समर्थन किया है। भारत रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान भी, जो अभी तीसरे साल के में पहुंच चुका है, ऐसे में भी हमने देखा कि भारत ने तटस्थ भूमिका अपनाई है। लेकिन जहां पर चाइना की बात आती है और ताइवान की बात आती है, वहां पर भारत एक मुश्त एक सुर में अपनी तटस्थता को पीछे रखते हुए ताइवान की जो अपनी कहते हैं संप्रभुता, उसे लेकर खुलकर बोलता हुआ नजर आया है। खालिस्तान का मुद्दा और एंटी एलिमेंट्स का जो मुद्दा है वो हमारी संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई भी तत्व जो भारत विरोधी है, भारत उसे कतई ही पनपने नहीं देगा। ये बात भारत कई मंचों पर बता चुका है। इस बार ये चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सालों का कार्यकाल, उनका जो परिणाम आया तीसरे टर्म में उनकी जीत के रूप में, दुनिया ने उसे भी देखा है। अगर भारत की बात को नजरअंदाज कर दिया तो आपको लगता है कि यह खास तौर से उन देशों के लिए ही नुकसानदायक हो जाएगा जिनसे चर्चा भारत की हो रही है इन मुद्दों पर? आपने सारी बातें ही ऐसी कह दी जो जैसे हमारे लोग थे ना, क्या हमको कहनी चाहिए थी, है ना। रियली आपका एनालिसिस मुझसे ज्यादा चीजें जो निकलेंगी उससे कहीं ज्यादा चीजें आप लोगों से मुझे समझने को और जानने को मिलती है। पर मतलब देखिए, आतंकवाद और खालिस्तान के मुद्दे पर हमें ब्रिटेन को भी साथ लेना पड़ेगा जी, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा। हम कनाडा से चूंकि बात नहीं कर रहे हैं, है ना, हमें G20 में भी नहीं किया और G7 में हम नहीं करेंगे, तो हमें ब्रिटेन को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। और ये अपने अपने स्तर पर दबाव डाल सकते हैं क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन सर यहाँ पर आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू। आप याद करिए कि जब जस्टिन ट्रूडो ने G20 के दौरान जो उन्होंने रवैया अपनाया था, उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो देश है, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं, ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगा। स्टेटमेंट नहीं आया था सर, सबने अपना अपना इंटरेस्ट देखा था। इसीलिए मैंने कहा कि एक सुर, जो यूनानिमस वॉइस है, वो कैसे सामने हम लेकर आएंगे। आप भूल जाते हैं अमेरिका का स्टेटमेंट तब तो नहीं आया था, लेकिन अभी पिछले 2 हफ्ते में ही एक बहुत भयानक आया है। उन्होंने ये कहा था कि भाई हमें इस जो पन्नों की हत्या हुई है इसको एक कंक्लूजन तक पहुंचाना चाहिए और उसमें जल्दी करना चाहिए। ये चीजें उन्होंने कही हैं, समझे। और जहां तक उसकी बात है, जो वैश्विक बात है, तो भारत अपने बलबूते पे यहाँ पे आया है। भारत की जरूरत, अब दुनिया को भारत की जरूरत है, इसलिए भारत अपनी शक्ति के साथ में पहुंचा हुआ है और हमें तो पूरी उम्मीद है कि भारत अपने उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। इसमें भारत का जो एक वर्चस्व है वो और ये भी उम्मीद हो सकती है कि ये जी शायद बीएस निगम जी से हमारा कनेक्ट खत्म नहीं हो रहा जी। हाँ, तो जो कि युद्ध को खत्म करने के लिए उनसे पहल करने के लिए भी कहा जा सकता है। चलिए, इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं, एक बेहद खास तस्वीर आ रही है। पोप फ्रांसिस से मुलाकात हो रही है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इस मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण मुलाकात इसे कहा जाएगा, और ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में कई हिस्सों में
युद्ध की विभीषिका देखी जा रही है। और इस वक्त एक और तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं, ऋषि सुनक के साथ जो केमिस्ट्री है वो भारतीय प्रधानमंत्री की हमने पहले देखी थी और मुलाकात करते हुए भी नजर आए। फिलहाल पोप फ्रांसिस से मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त देख पा रही हूं मैं। ये मुलाकात क्या मायने निकाले जाए? जल्दी से एक बात सर, फिर सोनी साहब आपके पास आती हूँ। एक समझने की कोशिश है कि पोप जो है वर्ल्ड के क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए सबसे टॉलेस्ट रिलीजियस लीडर है और उनसे ऐसे मिलना बहुत अच्छी बात है, बहुत एक अच्छा मैसेज है इसके लिए कि भारत जो है हर एक रिलीजन को, हर एक तरफ शांति की तरफ पहल करता है। और मुझे लगता है कि इस जैसा जो मैसेज है, ये जो पिक्चर, ये फोटो है, ये बहुत ही एक पॉजिटिव मैसेज भेज रहा है पूरे वर्ल्ड। पर जो बात आप कर रहे थे कि जिस प्रकार से अब इसके अंदर सब के सब आप देखें कि इकोनॉमिक फोरम की तरफ ज्यादा बात होंगे और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जेलेंस्की को बुलाया गया तो रशिया यूक्रेन वार जो है उसके ऊपर आप देखना मुद्दा बहुत ज्यादा होगा। आप उसके ऊपर काफी हद तक बात होगी और कहीं ना कहीं इजराइल हमास के ऊपर भी बात होगी और कहीं ये भी होगा कि चाइना क्यों इतना ज्यादा प्रोएक्टिव हो रहा है इंडियन ओशन में, इंडो पैसिफिक में। और ये भी होगा कि फूड, फर्टिलाइजर और जो सप्लाई चेन्स है इनका इम्पैक्ट जो आपका पूरे वर्ल्ड पे क्या है और स्पेशली ग्लोबल साउथ पे। मुझे लगता है इन इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होने वाला है इसमें। और हमें क्या फायदा होगा कि ये फोरम जो G7 का है हमें बायलैटरल करने को मौका मिलेगा। हमें ये याद रखना चाहिए हम मेन ग्रुप का हिस्सा नहीं है G7 का, हम स्पेशल इनवाइटी हैं। तो हमें जो बायलैटरल है उस पर हमारा ज्यादा फोकस होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि जब बात कनाडा से होगी या यूके से होगी या यूएस से होगी जो बाइडेन से, तो हम अपनी बात रख पाएंगे। स्पेशली कि जहां खालिस्तान मूवमेंट की बात है, जहां पर हमें लग रहा है कि इन देशों के अंदर खालिस्तान मूवमेंट जो है उसके अंदर बढ़ाव आया है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे लगता है भारत के लिए ये विजिट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस प्रकार से वो एक प्रकार से पॉलिटिशियन के साथ साथ डिप्लोमेसी को भी हैंडल करते हैं, इस विजिट के काफी फायदा होगा भारत के आने वाली डिप्लोमेटिक चैनल्स को मेंटेन करने के लिए इन देशों से मजबूती के लिए जबरदस्त कदम होंगे। और सोनी साहब, जैसे आप लोगों की भाषा में कहा जाता है कि दुश्मन का अगर खात्मा करना है तो मल्टी प्रोंग एक्शंस लेने की जरूरत है। और ये कहा जा रहा है कि अब जो खास तौर पर जो परिस्थितियां बन रही हैं, अब विश्व युद्ध तो गोलियों से और बारूदों से लड़ा गया था, लेकिन यहाँ पर अब जो युद्ध होगा वो आर्थिक स्तर पर होगा, इकोनॉमिक फोरम पे लड़ा जाएगा। और वही स्थिति, वैसा ही हाल हमारे बाकी के तीनों पैनलिस्ट ने भी कहा कि उसी स्थिति को ही हथियार बनाकर हम खालिस्तान का भी समूल नाश कर सकते हैं, कनाडा को भी एक बड़ा सबक दे सकते हैं और अमेरिका के सामने भी एक मेन स्टैंड ले सकते हैं। जय सोनी साहब। लावनी जी, 17 जनवरी 1999 को एक किताब प्रकाशित हुई थी जिसका शीर्षक था अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, जो कि चीनी सेना के 2 कर्नल ने लिखी थी। और उन्होंने ये साफ लिखा था कि आने वाले समय में जो युद्ध होगा वो सिर्फ एक कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, वो एक मल्टी डोमेन फुल स्पेक्ट्रम वॉर होगी, जिसमें आर्थिक पावर, जिसमें सॉफ्ट पावर, जिसमें डिप्लोमेटिक पावर, ये सारी चीजें उतनी अहम भूमिका निभाएंगी जितनी एक सेना की शक्ति निभाएगी। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं पिछले 10 साल में भारत की जो सॉफ्ट पावर है वो पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है। भारत का मान सम्मान हर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज हमने देखा कि इटली की प्रधानमंत्री ने कई G7 के बड़े नेताओं को नमस्ते करके उनका स्वागत किया। यह दिखाता है कि भारत की सॉफ्ट पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और यही चीजें आने वाले वक्त में काम देंगी। और जब भी दुनिया पे कोई संकट आता है वो सबसे पहले भारत को देखता है। तो जो भारत की नीतियां हैं वो बिल्कुल सही हैं और यही नीतियां भारत को बहुत आगे लेके जाएंगी, जिसका साफ प्रमाण हमें मिल रहा है कि 5वीं बारी लगातार G7 के देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है और ये 11वीं बार भारत वहां पे जा रहा है। जब से पहली बार 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी तब प्रधानमंत्री थे, वो गए थे। तो इन G7 में जो कि दुनिया के सबसे अमीर देश हैं, इनमें भारत का मान सम्मान होना एक बार फिर दिखा रहा है कि भारत की नीतियां बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। भारत की नीतियां स्पष्ट हैं और जब कहते हैं कि नीति स्पष्ट होती है तो नियति सही तरीके से बनती है। नीति निर्धारण के लिए
और नियत सही होनी चाहिए। एएस बहल साहब, भारत की नियत स्पष्ट है और यही वजह है कि हमारी जो नियति होती है दुनिया के सामने धीरे धीरे विकासशील से हम विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं, डेवलपिंग टू डेवलप्ड कंट्री, और हमने इसके लिए 2047 का विजन रखा है, लेकिन उसके बिफोर हम अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं। खास तौर में ऐसे समय पर हम खालिस्तान की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन दुनिया के अलग अलग फोरम पे अगर देखें तो युद्ध के हालात बने हुए हैं। युद्ध की स्थिति को देखते हुए भारत बुद्ध की भूमिका निभाने के लिए हमेशा से आगे रहा है। जो महत्वपूर्ण मुद्दा है यहां पर एक और कि जेलेंस्की साहब के साथ हमने देखा कि जो केमिस्ट्री नजर आई, प्रधानमंत्री की गले लगते हैं, एक आश्वासन जैसे दिया जाता है, उनका जेस्चर कुछ वैसा था। लेकिन ऐसे में ये जेस्चर रूस को कहीं नाराज तो नहीं कर देगा? देखिए, आपने अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जो एक केमिस्ट्री मोदी जी एस्टैब्लिश करते हैं सभी लीडर्स के साथ, अभी हमने सिर्फ जेलेंस्की के साथ देखा था लावनी जी की उन्होंने गले मिले, लेकिन अगर आप देखें तो पहले एबे के साथ भी मैंने उनको गले मिलते हुए देखा। नहीं तो जापानीज ऐसे लीडर्स होते हैं जो हमेशा झुक के मिलते हैं और कभी गले नहीं मिलते। ये मोदी जी की केमिस्ट्री है जो दूसरे लीडर्स के साथ इतनी अच्छी तरह मिलते हैं। उसी तरीके से वो प्यूटिन से भी मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमें लगता है कि जो उनकी क्लोजनेस उन्होंने दिखाई है जेलेंस्की के साथ, पर जेलेंस्की को बोला क्या है उन्होंने ये बोला है कि कोई भी युद्ध का सॉल्यूशन बातचीत से है और बातचीत ही एक रास्ता है कि हम युद्ध को रोक सकते हैं। यानी कि वो एनकरेज कर रहे थे जेलेंस्की को बातचीत के रास्ते से प्यूटिन से समझौता करें। उसी तरीके से पहले प्यूटिन को भी प्रधानमंत्री ने बोला है कि आप बातचीत का रास्ता अपनाइए। तो हाँ, अगर भारत मध्यस्थता करना चाहे तो इससे अच्छा समय और कोई नहीं हो सकता। भारत अगर मध्यस्थता करना चाहे तो इससे अच्छा समय कोई नहीं हो सकता है। एक बार फिर से खालिस्तान के मुद्दे पर लौटते हुए के सिवात साहब, एक प्रश्न आपसे कर रही हूँ कि खास तौर पर आपको याद होगा कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि हम किसी भी हाल में ऐसे देश के साथ आगे नहीं बढ़ सकेंगे जो हिंसा का समर्थन करता हो। बड़ा ही हास्यास्पद था उनका ये बयान, क्योंकि ये बयान उन्होंने भारत के परिप्रेक्ष्य में निर्जर की हत्या को लेकर दिया था। भारत एक ऐसा देश है जो बुद्ध का देश कहा जाता है, और जैसा कि अभी बहल साहब भी कह रहे हैं, रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। इजराइल और हमास की अगर बात की जाए तो वहां पर भी खास तौर पे भारत की तरफ देखा जा रहा है। तमाम तरीके से भारत को बुद्ध का देश कहा जाता है। जस्टिन ट्रूडो ने ये बात कहकर कहीं अपने लिए खाई तो नहीं खोद ली है, खाई तो नहीं बना ली है, और अब क्योंकि उनकी मुलाकात कहा जा रहा है कि फोटो अपॉर्चुनिटी के दौरान की मुलाकात होगी, तो निश्चित रूप से उनके इस बयान का जिक्र जरूर भारत की तरफ से किया जाएगा। देखो, लावनी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जी, करते वो हैं और उंगली हमारी तरफ उठा रहे। देखो, सच्चाई यह है कि जो जिस प्रकार से कनाडा ऑल आउट खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा दे रहा है, जहां पर गवर्नमेंट चुपचाप उसको देख रही है, ये अलग बात है कि उनकी पॉलिटिकल कंपल्शन है, क्योंकि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से उन्होंने हेल्प ली हुई है जगमीत सिंह की, जिसके 18 से 19 एमपीज हैं। मगर ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से एंटी इंडिया मूवमेंट को वहां पर बढ़ावा दिया जाए, ये कॉज ऑफ कंसर्न है। और ये उल्टा बोल रहे हैं हरदीप सिंह निज्जर, उन्होंने क्या बोला आज तक कि ये एलिगेशन है, आज तक इन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया। अमेरिका ने जब कहा जीएस पनून के लिए कि हो सकता है कि भारत की कोई इन्वॉल्वमेंट हो, तो भारत ने कहा आप उसकी एविडेंस दो, उन्होंने एविडेंस दिया और हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन की। मगर कनाडा ने तो आज तक कोई एविडेंस दिया नहीं, क्योंकि एविडेंस है ही नहीं। तो ये झूठे जो एक प्रकार आप एलिगेशन लगा रहे हैं, उसका कोई महत्व नहीं। इसका नुकसान कितना होगा जस्टिन ट्रूडो को पता होना चाहिए आपस के रिलेशनशिप में कनाडा और भारत के। देखो, कनाडा को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत से करना है, कनाडा को भारत की जरूरत है, भारत को भी कनाडा की जरूरत है, मगर कनाडा को भारत के साथ अपनी स्पष्टता है कि भारत ऐसे किसी भी साझेदारी को स्वीकार नहीं करेगा जहां पर वो देश आतंकवाद विरोधी गतिविधि करने वालों का साथ देते हो, समर्थन करते हो, या जो एंटी एलिमेंट्स हैं, भारत के अगेंस्ट जो एलिमेंट्स हैं, उनका समर्थन करता हो। यहां पर कम से कम भारत की अपनी स्पष्टता है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की कुछ बाध्यताएं होती हैं, इसलिए मुझे ये चर्चा यहीं खत्म करनी होगी। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी और आप लोगों से जो भी बातें निकलकर सामने आई है, इतना तो स्पष्ट है कि भारत
का बढ़ता कद, भारत का बढ़ता पद ये बता रहा है कि दुनिया में कहीं पर भी किसी भी तरीके से अगर भारत विरोधी गतिविधि चल रही है तो दुनिया के उन देशों को उस पर लगाम लगानी होगी, वरना अगर वो समावेशी विकास की संकल्पना में भारत का साथ देखते हैं तो वो उनके लिए सपना ही है। इसलिए सोचने की जरूरत है। आगे क्या होता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। सुदर्शन न्यूज लगातार इस बड़ी स्थिति पर कवरेज करता रहेगा। G7 शिखर सम्मेलन में खास तौर से अभी जो आउटरीच सेशन है वो होना बाकी है। भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है इस सेशन में, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल रण क्षेत्र में आज बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।